स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ थी। मेरी बॉडीगार्ड ने कहा कि मैडम, आपको ट्रेन से जाने की ज़रूरत ही क्या है? आप प्लेन से क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, कितनी भीड़ है। ऐसे में आप कैसे सफ़र कर पाएंगी? मैंने उससे कहा कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो। ये तुमको लगता है कि मुझे इस सब की आदत नहीं है, जबकि मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और फिर मैंने अपना चेहरा तो कवर किया हुआ है ना, तो फिर टेंशन किस बात की है? मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं अपना एसी कंपार्टमेंट का डिब्बा खुद ही ढूंढ लूँगी। फ़िलहाल तुम भी यहाँ से जल्दी जाओ और टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच जाना, क्योंकि फिर तुम्हें मुझे वहाँ के स्टेशन पर मिलना है। इतना कहकर मैं अपने फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट के डिब्बे में आ चुकी थी। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं। इस तरह से मैं भी न जाने कितने समय से ट्रेन में सफ़र का लुत्फ़ लेना चाहती थी। लेकिन हर बात हर कोई नहीं समझ सकता। हर चीज़ का अपना मज़ा है। अगर प्लेन में जाने का अपना मज़ा है, तो ट्रेन में सफ़र करने का भी अपना ही सुकून है। अब बस देखना ये था कि आज का मेरा सहयात्री कौन होता है। मैं अभी तक अपने चेहरे से स्कार्फ को नहीं हटाया था और ना ही अपनी कैप और चश्मे को उतारा था। बस अपने दोनों पैरों को मोड़कर मैं आराम से अपनी सीट पर बैठ गई थी कि तभी ट्रेन ने सीटी दे दी और धीरे धीरे रेंगना शुरू हो गई। मैं बाहर दौड़ते भागते लोगों को देख रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे कोच में इस स्टेशन से तो कोई भी नहीं आने वाला। ये सोचकर मैं थोड़ा सा उदास हो गई। इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड तेज हुई, तभी एक हाँफती हुई लड़की मेरे कोच के अंदर आई और धड़ाम से सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि उसने ये ट्रेन भागते भागते पकड़ी हुई है। उसे तेजी से पसीना भी आ रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा हाथ अपने आप ही पानी की बोतल की तरफ चला गया और मैंने तुरंत उसे पीने को पानी दिया। उसने भी लपक कर तुरंत उस बोतल को पकड़ा और गटागट आधी बोतल खाली कर दी। तब जाकर उसने थोड़ी चैन की सांस ली और अपने चेहरे को पोंछते हुए मुझे एक प्यारी सी मुस्कान से थैंक यू बोला। वो लड़की लगभग 18 से 19 साल की होगी। दुबली पतली, मासूम, खूबसूरत सी लड़की जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके साथ में कोई भी नहीं था। शायद वो अपने सफ़र पर अकेले ही निकली थी। सामान के नाम पर भी उसके पास बस एक छोटा सा हैंडबैग था। शायद वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी। थोड़ी देर चैन की सांस लेने के बाद उसने अपने दुपट्टे को अच्छे से फैलाकर खुद के चेहरे को अजीब तरह से लपेट लिया। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि भला इस बंद डिब्बे में उसे मेरे सिवाय कौन देख रहा था। और मैं तो एक लड़की थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसकी जैसी मर्जी, मुझे क्या। मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी नज़र बार बार उस लड़की के ऊपर ही जा रही थी और मैं उसकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रही थी, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी घबराई हुई भी लग रही थी। ना जाने ऐसा क्यों था। शायद इसलिए कि वो हो सकता है पहली बार ट्रेन में अकेले ही सफ़र कर रही हो, इसलिए वो इतना घबरा रही हो। लेकिन मुझे उस पर शक तब होने लगा जब उसने एक नज़र मुझ पर डाली, ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं उसे देख तो नहीं रही हूँ। और फिर उसने बहुत ही धीरे से मुझसे छुपाते हुए अपने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और उसे तोड़ के अपने बैग में चुपचाप डाल दिया। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि भला इसने अपनी सिम को तोड़ क्यों दिया है। कुछ देर के बाद उसने एक नया सिम निकाला और उसको मोबाइल में डालने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो जितनी बार भी उस सिम को मोबाइल में डालती और मोबाइल ऑन करती, तो शायद कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। इसलिए वो बार बार सिम निकालती और मोबाइल ऑन करती और फिर से सिम को कभी हाथ पर रगड़ती तो कभी कुछ करती और फिर मोबाइल में डालती। वो बार बार यही कर रही थी और बीच बीच में मेरी तरफ भी नज़र डालकर ये चेक कर लेती थी कि कहीं मैं उसकी इस पूरी हरकत को देख तो नहीं रही हूँ। इसी बीच अचानक से कोच का दरवाज़ा खुला और टीटी अंदर आ गया, जिससे वो लड़की बुरी तरह से चौंक गई और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये देखकर मेरी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि भला इसमें इतना घबराने वाली बात क्या थी। वो तो ऐसे डर रही थी जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे वो चोरी करके भाग रही हो और उसके पीछे पुलिस पड़ी हो। टीटी को देखते ही उसने अपना हाथ सीने पर रखा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर से मेरी तरफ देखकर ये चेक करने लगी कि कहीं मैंने उसके डर को भांप तो नहीं लिया है। लेकिन उस वक्त मेरी नज़र उससे टकरा गई
तो उसने ज़बरदस्ती की हल्की सी मुस्कान मेरी तरफ फेंकी, लेकिन मेरा चेहरा और आंखें तो पूरी तरह से ढके हुए थे, इसलिए मेरा कोई भी एक्सप्रेशन उसे नहीं दिख सका। टीटी ने हम दोनों की टिकट चेक की और उसके बाद वो कोच का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। वो एक बार फिर से अपनी सिम को फ़ोन में डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाने क्या दिक्कत थी कि फिर वो बहुत परेशान हो गई और उसने हताश होकर अपना फ़ोन पटक कर बर्थ पर रख दिया। ये देखकर मैंने उसे धीरे से कहा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो वो मुझसे बोली, जी क्या आप ये सिम इस फ़ोन में डाल कर दे सकती हैं? मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा है। मैंने तुरंत ही उसके हाथ से फ़ोन लिया और सिम को अच्छे से उसमें डालकर चेक किया, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद नेटवर्क आ गए थे। क्योंकि ट्रेन में हम जब सफ़र करते हैं तो नेटवर्क अक्सर कई जगह पर गायब हो जाते हैं, इसी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे। लेकिन उस लड़की को शायद किसी बात की जल्दबाजी थी, इसलिए वो इंतज़ार ही नहीं कर रही थी। जैसे ही नेटवर्क आए मैंने उसे उसका फ़ोन वापस दिया और उसने तुरंत ही किसी को कॉल लगा दी और फिर बहुत ही धीरे से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वो सामने वाले से कहने लगी कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। बात करते हुए भी वो बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन मैं मैगज़ीन पढ़ने में खुद को व्यस्त दिखा रही थी। फिर उसने कहा कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ रख लिया है और वो सिम भी तोड़ दी है, बस तुम टाइम पर आ जाना। इसके बाद उसने अपना फ़ोन रख दिया। मैंने उससे बातचीत बढ़ाने के सिलसिले में पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन उसने मेरी इस बात का जवाब ना देते हुए ये कहा कि बस मेरा सफ़र 5 घंटे का ही है। मैं समझ गई कि वो मुझे बताना नहीं चाहती है कि वो कहाँ पर उतरने वाली है। मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपने लगेज से कुछ खाने का सामान निकाला, जिसे देखकर उस लड़की की आंखों में भी मुझे भूख नज़र आने लगी। मैंने इसलिए इंसानियत के नाते कुछ खाना उससे भी शेयर करना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन मैंने जैसे ही अपना स्कार्फ उतारकर एक तरफ रखा, तभी अचानक मुझे देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी होने लगी और चेहरे पर हैरत के भाव आने लगे। ये तो मैं पहले ही जानती थी कि मैं जैसे ही अपने चेहरे को खोलूंगी तो मुझे सामने से ऐसे ही रिएक्शन नज़र आएंगे। और जैसे ही मैंने अपनी कैप और चश्मा हटाया, वो चहक कर बोली, आप संजना कपूर है ना? मैं उसकी बात का जवाब दे भी नहीं पाई थी कि वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से खुश होते हुए चिल्लाकर कहने लगी, हाँ आप वही हैं, आप वही हैं। माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज अपनी ड्रीम पर्सन के साथ सफ़र कर रही हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी आपसे मिलूँगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या मैं आपको एक बार छूकर देख सकती हूँ? प्लीज़, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं उसकी खुशी समझ सकती थी, इसलिए मैंने इजाज़त दी और उसने मेरा हाथ हल्के से टच किया और एक बार फिर से किसी छोटे बच्चों की तरह वो उछलने लगी थी। उसकी मासूमियत देखकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, तो अब तो मेरे साथ खाना खाओगी ना? वो कहने लगी, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। फिर वो मुझे बताने लगी कि मैं भी आपकी तरह ही मॉडलिंग करना चाहती हूँ और हीरोइन बनना चाहती हूँ। आपको देख देख कर ही मैं अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा और भी ना जाने कितनी सारी बातें हैं। वो एक सांस में ही बोलती चली जा रही थी और मैं चुपचाप खामोशी से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। उसने बिना मेरे कुछ भी पूछे हुए अपने घर के बारे में मुझे सब बताना शुरू कर दिया कि वो अपने पिता की इकलौती और लाडली औलाद है। उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं। एक तरफ वो अपने पापा की तारीफ भी कर रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, हर पल उसके साथ साए की तरह रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात की शिकायत भी दिखा रही थी कि उसके पापा उसे बिल्कुल भी प्राइवेसी और आज़ादी नहीं देते। वो अपनी बाकी सहेलियों की तरह अच्छे से घूम फिर नहीं पाती क्योंकि उसके पापा उसे कहीं भी आने जाने की जल्दी इजाज़त नहीं देते। उन्हें लगता है कि जैसे दुनिया में सब उनकी ही बेटी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। और जब उसने अपने सपने के बारे में अपने पापा को बताया तो उसके लिए भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो मॉडलिंग के क्षेत्र में गई तो वहाँ उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। जबकि उसने उन्हें बहुत बार समझाया
कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हर कोई इसी तरह से सोच ले तो फिर कभी कोई ना तो मॉडल बने और ना हीरोइन। लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। जब उसके पापा को उसकी खुशी दिखी ही नहीं, तब उसे ये लगने लगा कि उसके पापा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। वो इस बात की जलन भी दिखा रही थी कि उसकी बाकी सहेलियों के पापा बहुत अच्छे हैं। काश उसे भी उनके जैसे ही पिता मिले होते। फिर वो मुझे मेरे लाइफ स्टाइल और करियर के बारे में पूछने लगी कि मैं कैसे क्या क्या काम करती हूँ। मैंने भी उसे बहुत कुछ बताया, जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश होती जा रही थी। इसी बीच मौका देखते हुए मैंने उससे कहा कि अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जो चाहें वो पूछ सकती हैं। मैंने कहा, तो क्या तुम हीरोइन बनने जा रही हो? तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ महीनों बाद मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी अपने राजकुमार के साथ। मैंने उससे कहा कि मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? तो वो कहने लगी कि दरअसल मैं अपने प्रेमी के साथ घर से भाग रही हूँ। जब उसने भागने वाली बात बोली तो वो बड़े ही धीरे से बोली, जबकि वैसे वो खूब तेज तेज आवाज़ में बोल रही थी। इतना कहते ही वो मुझसे पूछने लगी, आप ही बताइए कि क्या सच्चे प्यार के लिए भागने में कोई बुराई है? मैंने उससे कहा कि ये तो तुम खुद सोचो, अगर बुराई नहीं है तो तुमने बाकी की बातें तो आराम से बताई, लेकिन इस बात को तुमने इतना धीरे से क्यों बोला? मेरे इस बात पर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। फिर वो कहने लगी कि मैं खुशी खुशी नहीं भाग रही हूँ। दरअसल मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पापा उससे मेरी शादी कभी भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। जबकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम अमन है। उसे मेरे सपनों की बहुत कदर है। उसने ही मुझसे कहा कि मैं उससे शादी कर लूँ और उसके बाद वो मुझे मुंबई ले जाएगा ताकि मेरे सपनों को पूरा कर सके। तो अब आप ही बताइए कि मैं भी क्या करती? सच्चा प्यार करने वाला और आपके सपने पूरी करने वाला तो वैसे भी बहुत ही खुशकिस्मती से मिलता है, तो मैं उसे ठोकर कैसे मार देती? और फिर ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा को छोड़ दूंगी। एक बार जब मैं बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी तो मैं अपने पापा को भी मना लूंगी। इसी बीच उस लड़की का मोबाइल एक बार फिर से बजा और उसकी बातों से समझ आ रहा था कि उधर से वो लड़का इस बात की पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था कि ये लड़की अपने साथ उसकी बताई हुई सारी चीज़ें लेकर आई है या नहीं। जिस पर वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सब कुछ रख लिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कई महीने हम आराम से एक जगह रहकर गुजार सकते हैं। इस बीच कहीं ना कहीं तो तुम्हें काम मिल ही जाएगा। मुझे वो लड़की बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी उम्र ऐसी थी कि जिसमें अक्सर लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। उसने अपना नाम मुझे चंचल बताया था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, तो फिर अमन तो तुम्हें स्टेशन पर लेने पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अब तो रात होने लगी है। तो वो कहने लगी कि नहीं, अमन तो अभी यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल मैं पुणे जा रही हूँ, लेकिन अमन ने कहा है कि मैं डायरेक्ट पुणे ना पहुँचूँ, बल्कि बीच में किसी स्टेशन पर उतरकर एक बस पकड़ लूँ और फिर उस बस से होते हुए पुणे पहुँचूँ, ताकि पापा ने अगर मेरे पीछे पुलिस लगा भी रखी होगी तो उनको मैं आराम से चकमा दे सकूँ। मैं हैरान थी कि आजकल के बच्चों में कितना ज़्यादा दिमाग है, लेकिन जहाँ इन्हें समझ होनी चाहिए वहाँ ये इस समझ का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए इस लड़की ने अपना सिम भी चेंज कर लिया था ताकि कोई इसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। मैंने उससे कहा कि चंचल, लेकिन जब तक तुम पहुँचोगी काफ़ी रात हो जाएगी और इतनी रात में अकेले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने कहा कि अमन तुमसे बहुत प्यार करता है, तो फिर उसे तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए था ना। मेरी इस बात पर चंचल सोच में पड़ गई। फिर वो कहने लगी कि लेकिन उसने कहा कि अगर वो मुझे लेने आएगा तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। फिर वो मुझे बार बार समझाने की कोशिश करने लगी कि अमन उसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वो ना जाने कितने ही दावे करके मुझे बताने लगी। मैं समझ चुकी थी कि ये सब सिर्फ इसकी उम्र का नतीजा है और कुछ नहीं, और उसी के चक्कर में ये लड़की अपनी ज़िंदगी खराब करने जा रही है। मैंने उससे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कहना चाहिए भी या नहीं। फिर मैं अपनी मैगजीन पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोर हुई तो कहने लगी, आप क्या पढ़ रही हो? मैंने उससे कहा कि एक लड़की की आत्मकथा इस मैगजीन में छपी है, बस वही पढ़ने जा रही हूँ। तो वो दिलचस्पी लेते हुए मुझसे बोली, तो प्लीज़
आप मुझे भी सुनाइए ना, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ और मुझे आत्मकथा और कहानियाँ काफ़ी पसंद आती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ठीक है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सीमा है। मैंने जब से होश संभाला था, तब से मैंने अपना नाम कम सुना था, क्योंकि मुझे हमेशा मनहूस कहकर ही पुकारा गया। मेरा बाप मुझे यही कहकर बुलाया करता था, इसलिए मुझे तो यही लगने लगा था कि मेरा यही नाम है। मैं जब 6 साल की हुई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम तो मेरी माँ ने सीमा रखा था, लेकिन पापा मुझे मनहूस कहते रहते थे। मुझे नहीं याद कि मेरे बाप ने कभी मुझे सीने से लगाया, कभी बेटी कहा, कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरा बाप हर वक्त मेरी माँ से लड़ता, कहता कि तू भी मनहूस और तेरी बेटी भी। मेरी माँ खामोश रहती। वो मेरे बाप के जुल्म सितमों को सहकर अब बहुत बीमार रहने लगी थी, लेकिन जब तक वो जिंदा थी तब तक मेरे पास मेरे आंसू पोंछने वाला कोई था। एक ऐसी गोद थी जहाँ मैं छुप कर सो जाती थी और कुछ समय के लिए अपने बाप के दिल चीर देने वाले शब्दों को भुला देती थी। मेरा बाप मुझसे और मेरी माँ से इसलिए नफरत करता था क्योंकि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन पाई, मेरे बाप को बेटा नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ की डिलीवरी का केस बिगड़ गया था और माँ की बच्चेदानी डॉक्टर को निकालना पड़ गई थी। मेरे बाप को लगता कि मेरी वजह से उसके खानदान का चिराग उसे नहीं मिला, इसलिए वो मुझसे और मेरी माँ से नफरत करता था। मैं जब 13 साल की हुई तो मेरी माँ बिस्तर से बिल्कुल लग गई थी। मेरे बाप ने मेरा स्कूल में दाखिला भी नहीं करवाया। कहता, तुझ पर पैसा खर्च क्यों करूं? मेरा पैसा हराम का नहीं है। मेरा बस चले तो ये 2 वक्त की रोटी भी तुम माँ बेटी को खाने को ना दूं। पता नहीं कैसा सख्त दिल बाप था मेरा कि उसके दिल में मेरे लिए जरा भी तड़प और प्यार नहीं थी, जबकि मैंने तो सुना था कि बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प जाते हैं। कभी मैं दूसरों के बाप देखती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। सोचती काश मेरा बाप भी कभी तो मुझे यूं प्यार भरी बात करता जैसी मेरी सहेलियों के बाप करते थे, लेकिन शायद ये ऐसी हसरत थी जो मेरी मौत के बाद ही खत्म होनी थी। अभी तो मेरा यही दर्द कम नहीं हुआ था कि मुझ पर एक और कयामत टूट पड़ी। मेरी माँ एक रात ऐसी नींद सोई कि कभी ना उठी। मैं उस दिन बहुत तड़प के रोई थी। माँ को बहुत हिलाया कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ माँ, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं किसके सीने से लगकर अपने आंसू बहाऊंगी? कौन गोद में लेकर मुझसे कहेगी कि बेटा सब्र कर, भगवान तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर देगा। माँ, मुझे आपके साथ सोने की आदत है, मुझे कैसे नींद आएगी? मेरी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अपनी माँ के मुर्दा शरीर के सामने उससे विनती कर रही थी कि काश कोई चमत्कार हो जाए, मेरी माँ गहरी नींद से जाग जाए, लेकिन मेरे आंसू किसी ने नहीं पोंछे और मेरी माँ मुझे रोता तड़पता छोड़कर चली गई। उस दिन पापा भी बहुत चुप थे। मुझे लगा शायद आज के दिन उन्हें मुझ पर तरस आ जाए। आज तो वो मुझे सीने से लगाकर तसल्ली देंगे कि मत रो बेटी, मैं हूं ना तेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को याद करते हुए सो गई, लेकिन उस रात की जितनी तकलीफ मैंने 13 साल की उम्र में सही थी, उससे कई ज़्यादा दर्द अपनी माँ के मरने के दूसरे दिन सहा था। मेरी माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरा बाप अगले दिन ही अपनी नई दुल्हन लेकर घर आ गया। शायद मेरे बाप को मेरी माँ के मरने का ही इंतजार था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप की तरह बड़ी जालिम थी। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और पेट भर खाना भी नहीं देती। मेरे बाप से कहने लगती कि तेरी बेटी सच में मनहूस है। जब से मैं तेरे साथ शादी करके आई हूँ, तब से मैं भी बीमार रहने लगी हूँ। पहले ये अपनी माँ को खा गई, कहीं अब ये मुझे भी ना खा जाए। मुझे तो ये लड़की पूरी डायन लगती है। ये सुनकर मेरे आंसू छलकने लगते थे। मेरी माँ मुझे रानी बेटी कहती थी। वो अक्सर कहती कि तूने शहजादियों जैसा हुस्न पाया है, देख लेना तेरा नसीब भी शहजादियों के जैसा होगा। वो मेरी सगी माँ थी, इसलिए मुझे शहजादी कहती थी, लेकिन शायद मैं तो मनहूस थी, तभी तो माँ मर गई। अब मुझे जब भी अपनी माँ की याद आती तो मैं घर के किसी कोने में जाकर छुप कर बैठ जाती और अपनी माँ को याद करके खूब रोती, क्योंकि मेरा बाप और सौतेली माँ तो मुझे रोने भी नहीं देते थे। मैं जब रोकर अपना गम हल्का करके बाहर निकलती तो मेरी सौतेली माँ मुझे खूब मारती। कहती, इतनी सी उम्र में तूने कितने यार पाल रखे हैं जो रोजाना तू गायब हो जाती है, बता किससे मिलने जाती है? उसने मेरी चोटी जोर से खींचकर पूछा। मैं दर्द से कराह उठी। उसी वक्त पापा घर में दाखिल हुए तो मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कहने लगी, लगाम डाल अपनी बेटी पर,
इस उम्र में ही इसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं, जबकि मैं तो ये समझ नहीं पा रही थी कि यार पालना क्या होता है, और ना ही चाल चलन से समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। पापा ने ये सुनते ही मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं माँ को याद करके अकेले में बैठे रोती रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन मेरी बात सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। जो था वो तो कब का छोड़कर मुझे जा चुकी थी। मैं रोते रोते सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ का कोई दूर का रिश्तेदार का बेटा घर आया हुआ था। बाद में पता चला कि अब वो यहीं रहेगा और कोई नौकरी करेगा। जो भी हो, लेकिन मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं था। पर कुछ समय के बाद वो मेरे गम का साथी ही बन गया, क्योंकि मेरी सौतेली माँ जब भी मुझे मारती पीटती थी तो अब सिर्फ एक वही था जो मुझे बचा लेता था। और मेरी सौतेली माँ से अक्सर कहता कि वो मुझ पर यूँ जुल्म क्यों करती है। इस तरह से धीरे धीरे मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था, लेकिन हम दोनों की खूब पट्टी थी। इधर साल बीतते गए और हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता बनता चला गया। जब मैं 16 साल की हुई तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। उसकी इस बात ने मुझे डरा दिया था। मैंने कहा कि अगर घर में इस बारे में किसी को पता भी चल गया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। तो उसने कहा कि यहाँ कौन है जो तुम्हारी परवाह करता है, तो फिर तुम भी क्यों सबकी परवाह कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और अपनी ही एक अलग दुनिया बसाएं। उसकी इस बात ने मुझे नए पंख ही लगा दिए थे, क्योंकि मैं भी इस जुल्म सितम की दुनिया से दूर अपनी हंसती खेलती जिंदगी अपने प्यार के साथ जीना चाहती थी। मेरी आंखों ने सुनहरे सपने देखने शुरू कर दिए और फिर बहुत जल्द ही मैं अपने प्रेमी के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर आगे भाग चली थी। वहाँ से निकलकर हम एक होटल में पहुँचे। मैंने अपने प्रेमी से कहा कि हम शादी कब कर रहे हैं, तो उसने बताया कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, हम बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे। इसके बाद हमने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और फिर मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि मैं एक हॉल जैसे कमरे में थी जहाँ मेरे अलावा और भी मेरी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ थीं। मैं डरी सहमी सी यहाँ वहाँ देखने लगी कि अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई, और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। तभी एक भारी भरकम आदमी उस हॉल में आया और उसने मेरे एक साथ 8-10 तमाचे जड़ दिए, जिससे मेरा हाल खराब हो गया और मेरा गला कस के दबाते हुए बोला कि अब अगर एक बार भी तेरे मुंह से आवाज़ निकली तो तुझे यहीं के यहीं ख़त्म कर दूंगा। मैं बुरी तरह से घबरा गई। वो जैसे ही पलट कर जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपने प्रेमी यानी रवि के पास जाना है, मैं यहाँ कैसे आई हूँ। मैं लगातार रो रही थी। तभी वो मेरी तरफ पलटा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बोला, तेरा वो प्रेमी ही तुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोलते हो, हम शादी करने वाले थे। उसने कहा कि शादी की बात अगर वो तुझे ना कहता तो फिर तू उसके साथ कभी नहीं आती। मालूम है, तेरे बदले में उसे पूरे 8 लाख रुपए मिले हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब सारी हकीकत मुझे पता चल चुकी थी। आखिर मैं ये कैसे भूल गई कि वो था तो मेरी सौतेली माँ का ही रिश्तेदार। जब मेरी सौतेली माँ ही इतनी जालिम औरत थी तो फिर वो भला इंसान कैसे हो सकता था। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ प्यार का नाटक सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि वो मेरे बदले में इतनी मोटी रकम वसूल कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कभी भी उसके साथ यहाँ नहीं आती। मैं चुपचाप जाकर उन बाकी लड़कियों के बीच में बैठ गई। वो सब भी सिसक सिसक कर रो रही थीं और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उनमें से एक लड़की बार बार कह रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे भी उसकी बात सुनकर यही ख्याल आने लगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने बाप के घर पर ही थी। उस दिन तो हम में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह हम सब एक दूसरे से उनके यहाँ पहुँचने की वजह पूछने लगे तो उनमें से ज़्यादातर लड़कियों को किडनैप किया गया था और कुछ लड़कियाँ बाजार में अपने माँ बाप की लापरवाही से गुम हुई थीं, जो इन लोगों के हत्थे चढ़ गईं। ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी थीं जो लड़कों के प्यार के जाल में फंसकर यहाँ पहुँच चुकी थीं, जिनमें से एक मैं भी थी। हम सब रो भी रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे थे कि तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुला। हमारा दिल बुरी तरह से सहम गया। हम अपनी जगह जमकर रह गए। वो आदमी हमें नाश्ता देकर और धमकी देकर वहाँ से वापस चला गया। अगले दिन जब वो आया
तो उसके साथ एक नर्स थी जिसने हमारे बाजुओं पर इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। उस इंजेक्शन के लगते ही हमें कुछ बेहोशी सी होने लगी थी। कुछ ही देर में हम गहरी नींद सो चुके थे, लेकिन जब हम सोकर उठे तो हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। दोपहर के समय हमारे सामने एक बड़ी सी प्लेट में खाना रखा गया और रोटियां भी। हमें इतनी भूख लगी थी कि अगर हमें खाना ना मिलता तो हम मर ही जाते। हमने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू किया। खाना बहुत ही मज़ेदार था। हम खाते खाते थके जा रहे थे, लेकिन भूख थी कि मिट ही नहीं रही थी। उसके बाद हर रोज़ नर्स हमें इंजेक्शन लगाने आती थी। रोज़ हम सब अपनी खुराक से ज़्यादा खाना खाने लगे थे और इसका असर कुछ ही महीनों में हमें दिखने लगा। ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारे शरीर और भी ज़्यादा भरने लगे और कुछ ही महीनों में हम अपनी उम्र से और ज़्यादा बड़े लगने लगे। 1 साल में ही मैं 20-21 साल की लगने लगी थी। हम सब एक दूसरे को देखकर हैरान थे। फिर एक दिन वो आदमी आया और हमें गाड़ी में बिठाकर एक जगह ले गया। वो बहुत ही अजीब छोटी छोटी गलियों वाला इलाका था। हर तरफ घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थीं और बेहुदा गाने और ढोल बज रहे थे। बाहर इन तंग गलियों में पान और गुलाब के फूलों की कलियां, गजरा और इत्र की दुकानें थीं। वो आदमी मुझे पुरानी सी 2 मंजिला इमारत में ले जाने लगा, जिसकी सीढ़ियां सीमेंट की बनी थीं और बहुत पुराने जमाने की थीं। जब हम ऊपर अंदर दाखिल हुए तो पूरे आंगन में सफ़ेद रंग की चांदनियाँ बिछी हुई थीं। उनके चारों तरफ गोल तकिए सजे थे। एक कोने में एक ढोल वाला और एक कोने में एक हारमोनियम वाला अपनी धुन छेड़ रहा था। एक तख्त भी था जहाँ 50 साल की लगभग औरत मेकअप से लिपी पुती सामने नाचती हुई लड़कियों को देख रही थी और उन्हें सिखा रही थी कि कैसे नाचना है। वह आदमी हमें उस औरत के पास लेकर आया। हमें देखते ही वो औरत बड़ी खुशी से मुस्कुराई। हम सब लड़कियां दिखने में बहुत खूबसूरत थीं, इसीलिए उस औरत की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने उस आदमी से हमारी कीमत पूछी। उस आदमी ने हर लड़की के 50 लाख बताए। अब ये मेरा दूसरा सौदा था। हमें ये जगह पसंद नहीं थी। अगले दिन हमें भी वहाँ नाच गाना सिखाया जाने लगा। मर्दों को लुभाने के लिए तरह तरह के तरीके बताए जाने लगे। एक ही साल में हमें अपने ग्राहक से पेश आने के अंदाज सिखाए गए। पहला सौदा मेरा जल्दी ही किया गया। वो आदमी गहरी सांवली रंगत का 50 साल का बूढ़ा था, जिसके चेहरे पर शैतानियत छाई थी और आंखों में बस लालसा। उसने जैसे ही मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उसके हाथ को पीछे कर दिया, लेकिन उस कमबख्त ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। बोला, मैंने इस रात की डबल कीमत दी है, इसलिए मुझे नखरे मत दिखा। अगली सुबह मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। मुझे उस बूढ़े से घिन आ रही थी, नफरत महसूस हो रही थी। मुझे लगा शायद वही भूखा कुत्ता या भेड़िया था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। वहाँ आने वाले मर्द के चेहरे, रंग, शक्ल, सूरत सब अलग होते, लेकिन वो अपने संस्कार और सभ्यता को पैर की जूती के साथ ही कोठे की दहलीज पर उतार कर अंदर दाखिल होते। हर रात हमारी तकलीफ भरी होती। हर रोज एक नया आदमी और हर रोज एक नई तकलीफ। शुरुआत में बहुत रोई और हर रोज मैं रवि को कोसती कि काश मैं कभी उस पर भरोसा नहीं करती। मैंने मर्द का जो रूप देखा था, उससे मुझे मर्दजात से नफरत हो गई थी। जिस दलदल में मैं फंस गई थी, वहाँ से निकलने की कोई राह नहीं थी। वहाँ जो भी जवान लड़कियाँ आती थीं, उनकी अपनी ही दर्द भरी कहानी होती थी। कुछ लड़कियों को लड़कों ने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे और वो घर से भागी हुई थी, बिल्कुल मेरी तरह। और शादी करने के बाद वो लड़के उन्हें कुछ दिन साथ रखने और फिर उन्हें कोठे पर लाकर बेच देते। कुछ अगवा करके इज्जत की लूटने के बाद यहाँ पहुँच जाती थी। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ औरत ही है। सदियाँ बदलती जा रही हैं, लोग तरक्की करते चले गए, लेकिन कुछ औरतों के नसीब कभी नहीं बदलते। हमारे लिए तो वही जिंदगी है, कोठे की 4 दीवारी। मैं ये सोचती थी कि कैसी बदकिस्मती लेकर मैं पैदा हुई थी। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। फिर एक दिन मेरा जो ग्राहक मेरे सामने आया, उसे देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो और कोई नहीं रवि था। मैंने जैसे ही उसे पहचाना, बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, तो वो इतना बेशर्म था कि मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे क्यों मारती है, मैं तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो किसी और ने खेला था। उसका नाम सुनेगी तो तेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। तुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम मुझे तेरे बाप और तेरी सौतेली माँ ने ही दिया था। ये सुनते ही मेरे तो सीने में धक्क सी रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सगे बाप ने मेरे साथ
ऐसा किया? उसने कहा कि तेरा बाप तेरी नज़र में गिरना नहीं चाहता था, बस इसीलिए उसने मुझे अपने घर बुलाया ताकि मैं तुझे अपनी बातों में फंसा सकूं, और फिर जब तू दिखने में ठीक ठाक हो जाए तो तुझसे छुटकारा दिलाकर एक मोटी रकम हासिल की जा सके। फिर उस रकम को हम तीनों ने ही मिलकर आपस में बांट लिया था। सच कहूँ तो जिस दिन मैं कोठे पर लाई गई थी, मैं उस दिन भी इतना नहीं टूटी थी जितनी पूरी सच्चाई सुनने के बाद मैं टूट चुकी थी। अब मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया था और मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बची थी। फिर एक बार कोठे पर एक फिल्म डायरेक्टर आया और उसे मैं बहुत पसंद आ गई। उसने उस औरत से मुझे खरीद लिया। ये मेरा तीसरा सौदा हुआ था। वो पहले मुझे अपने साथ होटल ले गया। मेरे साथ कुछ दिन गुजारने के बाद वो मुझे एक स्टूडियो में ले गया जहाँ उसने मुझसे फोटो शूट के लिए कहा। मैं खूबसूरत थी, इसलिए बहुत जल्दी ही मैगजीन की सुर्खियों पर छाने लगी। मेरे और एक मुर्दा औरत के शरीर में ज़्यादा फर्क नहीं रहा था, क्योंकि मैं भी उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरे बाप की सच्चाई मुझ पर खुली थी। और अब मैं इन सब बातों की आदी हो चुकी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या पहनाया जा रहा है और किसके सामने पेश किया जा रहा है। कभी कभी मुझे घर की चार दीवारी में बैठी औरतों से बड़ी जलन होती थी कि कैसी खुशनसीब औरतें थीं जो इज्जत से समाज में रह रही थीं। वो कितनी खास थीं जिनका हुस्न सिर्फ उनके पतियों के लिए ही खास था। इज्जत की जिंदगी कितनी पवित्रता वाली होती है, उसकी कदर कोई हम औरतों से पूछे तो रोज सरे बाजार बिकती हैं। मैं कभी सोचती हूँ कि औरत बिकती क्यों है? औरत किस वजह से बिकाऊ माल बनी? मर्द की दरिंदगी की वजह से या उसकी इच्छाओं की वजह से? जब तक मर्दों की नज़रें नहीं झुक सकती तब तक औरतों की हीरा मंडी कभी बंद नहीं हो सकती। मुझे रोना आता था उन लड़कियों पर जो इज्जत से रहती थीं, जिनके बाप उनसे प्यार करते थे, उनकी इज्जत की सुरक्षा पर जान देते थे, लेकिन वो किसी आवारा आशिक के 4 दिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कोठे की रौनक बन जाती थी। काश कि वो एक बार झूठे ख्वाब आंखों में सजाने की वजह ये सोच लेती कि जो आदमी इस काबिल नहीं कि इज्जत से उन्हें उनके घर से ब्याह कर ले जा सके, वो उन्हें रात के अंधेरे में भगाकर ले जाने को कह रहा है, तो क्या वो उन्हें दिन की रोशनी में दुनिया के सामने इज्जत दे सकेगा? वो तो उनकी जिंदगी में अंधेरा ला देगा कि दोबारा उनकी जिंदगी में कभी रोशनी ही ना होगी। काश की लड़कियां कभी बाप की इज्जत को जमीन पर रौंद कर घर की दहलीज से कदम बाहर ना रखती, और काश कभी किसी का बाप भी मेरे बाप के जैसा ना हो। मैं पहले मॉडलिंग की दुनिया की टॉप मॉडल बनी और उसके बाद फिर इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन। मैं बहुत कम समय में ही अपनी खूबसूरती की वजह से फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा बन चुकी थी। और अब वो समय था जब डायरेक्टर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मैडम मैडम कहकर नहीं थकते। आज मेरे पास इतना पैसा है कि संभाले नहीं संभलता। आज मैं खुद के ऊपर डिपेंड थी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच जब मैं एक चैरिटी के लिए अस्पताल में चली गई, जहां मैं अपनी फिल्म से होने वाली कमाई को अस्पताल के मरीजों के इलाज पर लगा देने वाली थी, वहां पहुंचकर मैं अलग अलग मरीजों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचा रही थी ताकि वो अखबारों की हेडलाइन भी बन सकें और मेरी फिल्म का प्रमोशन भी हो जाए। तभी अचानक मेरी नज़र एक कोने में पड़े बेड पर पड़ी और मैं आंखें झपकाना भूल गई थी कि एक आदमी जिसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, हड्डियों का ढांचा, शरीर वो लगातार खास रहा था, और वो और कोई नहीं मेरा बाप था। उसने मुझे नहीं पहचाना, पहचानता भी कैसे? अपनी उम्र से मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। जब उसने मेरा सौदा करवाया था उस समय मैं 16 साल की थी और अब तो मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। इतने सालों में मैंने जितनी तकलीफ सही थी, जितना दर्द सहा था, बस अपने बाप, सौतेली माँ और रवि के लिए बस बद्दुआएं ही निकली थी। उस आदमी की हालत वहाँ लेटे सभी मरीजों से ज़्यादा दर्दनाक थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि यह आदमी कैंसर का मरीज है, हर रोज रोता रहता है और अपने लिए मौत मांगता है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। ये पिछले 2 साल से यहाँ एडमिट है। उसके घर वाले भी उससे मिलने नहीं आए। इसकी एक पत्नी है, लेकिन वो कभी नहीं आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इसको कैंसर का लास्ट स्टेज है, लेकिन अभी तक मरा ही नहीं। उसे तड़पते तड़पते 2 साल हो गए, लेकिन ना तो ये ठीक होता है, ना इसे मौत आती है। उस वक्त भी मेरा बाप रोते हुए कह रहा था कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं मनहूस हूँ, मुझे मेरी पत्नी और बच्चे की हाय लग गई है। मैंने अपनी बच्ची पर कभी तरस नहीं खाया, पर मेरी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी।
मैं अपनी दूसरी पत्नी की बातों में आ गया, जबकि वो तो खुद एक बदकिरदार औरत थी। वो इतनी लालची थी कि उसने मेरा मकान अपने नाम कर लिया और दूसरे आदमी के साथ भाग गई। मेरी बेटी की सिसकियाँ मुझे सोने नहीं देती। काश मुझे मौत आ जाए और मैं दर्दनाक जिंदगी से आज़ाद हो जाऊं। ये सारी बातें सुनकर मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। मैं तुरंत ही अपने बाप के पास चली गई। कुछ देर वो मुझे देखता रहा। कहने लगा, कौन हो तुम? मैंने कहा, भूल गए मुझे? मैं वही मनूस हूँ जो तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देती थी। मेरी बात सुनकर मेरा बाप मुझे हैरानी से देखकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। उसकी इतनी दर्दनाक हालात पर भी एक आंसू मेरी आंख से नहीं निकला। वो मेरे सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे, शायद मुझे मौत आ जाए, मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। मैं तेरी सौतेली माँ की बातों में आ गया था और उस रवि ने मुझे पैसे का लालच दिया, पर उसे भी उसकी सज़ा मिल गई और वो एक्सीडेंट में मर गया। पर मैं अब तक अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि भगवान तुम्हारी उम्र को और भी लंबा करे और तुम रोज़ इतनी तकलीफ से गुजरो। ये कहकर मैं वहाँ से वापस चली गई और वो मेरे पीछे चीखता चिल्लाता रहा, क्योंकि जो तकलीफ और दर्द मैंने झेला था उसके बाद मेरा बाप इसी काबिल था। आत्मकथा पढ़कर जैसे ही मैंने नज़र उठाई तो चंचल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी कि कहीं मैं भी यही गलती तो नहीं करने जा रही जो इस लड़की ने की है। इस लड़की का बाप तो बहुत जालिम था, जबकि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे पापा मुझ पर पाबंदियां सिर्फ इसलिए लगाते थे ताकि वो मुझे ऐसे जालिम लोगों से बचा सकें। मैंने मुस्कुराते हुए चंचल से कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात खुद ब खुद समझ आ चुकी है। तुम खुद ही सोचो ना कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें इतनी दूर अकेले इतनी रात को क्यों चोरी छुपे घर से भागने को कह दिया। क्या आज तक कभी तुम्हारे पापा ने तुम्हें अकेले कहीं जाने दिया? नहीं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार करते हैं और उन्हें इस बात का हमेशा डर है कि कहीं उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए। और जैसा कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं, तुम अपने घर से काफ़ी गहने और कैश लेकर भी भागी हो। क्या तुम्हारा प्रेमी भी अपने घर से कुछ लेकर आ रहा है? मेरी इस बात पर चंचल ने इनकार कर दिया। मैंने कहा, क्यों? भाग तो तुम दोनों रहे हो ना, तो फिर सिर्फ तुम ही अपने बाप की दौलत लेकर क्यों जा रही हो? वो क्यों नहीं? क्या तुमने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा? मेरी इस बात पर चंचल सोच में पड़ गई। वो कहने लगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अमन मुझे धोखा नहीं दे रहा होगा, जैसा कि रवि ने सीमा को दिया था। मैंने चंचल से कहा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे अमन हैं जो कब रवि बन जाएं कुछ पता नहीं। हकीकत यही है कि जो तुमसे सच में प्यार करता होगा वो तुम्हें इज्जत से पूरी दुनिया के सामने अपनाएगा, ना कि रात के अंधेरे में बुलाएगा। चंचल फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने उसे अपनी सीट पर बुला लिया और अपने गले से लगाकर चुप कराने लगी। तभी उसकी नज़र मैगजीन पर पड़ी और वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने भी उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान दी। वो कहने लगी, ये आपकी कहानी है, ये तो आपकी तस्वीर है, लेकिन आपका नाम तो संजना कपूर है। मैंने कहा कि हाँ, ये मेरी सच्ची दास्तान है जो मुझ पर बीती। मेरा असली नाम सीमा है, लेकिन जब मुझे शोहरत मिल गई तो मैंने अपना नाम बदल दिया था, क्योंकि अब मैं वो मासूम सीमा नहीं रही थी जो मेरी माँ की सीधी सादी लाडली सी शहजादी थी। चंचल मुझसे बोली, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम हीरोइन बनना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें जिन वजहों से रोक रहे हैं वो सच में हकीकत है, क्योंकि मैं खुद उन सब से गुजरी हूँ। हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कदम पर तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले वहाँ हजारों बैठे होंगे जो तुम्हें टॉप की हीरोइन बनाने का बार बार सपना दिखाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुमसे वो कीमत वसूल करेंगे जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। चंचल बोली, तो अब आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? मेरा दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अमन धोखेबाज है। मैंने कहा कि मैं ये कब कह रही हूँ कि अमन धोखेबाज है? वो तुमसे प्यार करता है ना, तो फिर तुम मुझसे ये कहो कि वो अपने मम्मी पापा के साथ खुद तुम्हारे घर बात करने आए और तुम दोनों मिलकर अपने अपने पेरेंट्स को अपने रिश्ते के लिए राजी करो, और जब तक वो मान न जाएं तब तक हार मत मानो। मेरी इस बात पर चंचल ने अमन को फ़ोन करके साफ बोल दिया कि अब वो पुणे नहीं आ रही है, बल्कि अपने पापा के पास वापस लौट रही है, जिस बात से अमन बुरी तरह से बौखला गया।
पहले तो वो उसे प्यार से समझाता रहा, लेकिन जब चंचल ने साफ इनकार कर दिया तो वो उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिसे सुनकर चंचल दंग रह गई। और तभी उसके पीछे से कुछ आदमियों की उससे बहस करने की आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि तूने तो वादा किया था कि ये लड़की हर हाल में आज आ जाएगी, जिसके लिए हमने अपने क्लाइंट से बहुत मोटी रकम भी ले ली है। अब अगर ये लड़की यहाँ नहीं आई तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर अमन उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। उनकी पूरी बात सुनने के बाद चंचल के होश उड़ गए और उसने भी अमन को खूब खरी खोटी सुना डाली और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब तो चंचल पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि एक ही दिन में एक तरफ उसने अपने पिता को धोखा दिया और दूसरी तरफ उसे खुद भी धोखा मिल चुका था। मैंने चंचल को समझाया कि तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक ऐसे धोखेबाज इंसान के हाथों फंसने से बच गई हो। सोचो, अगर तुम उसके पास चली जाती तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देता। चंचल मुझे शुक्रिया कहने लगी कि मैंने आज उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। सच कहूँ तो चंचल में मुझे वो मासूम सीमा नजर आती थी जिससे दुनिया की कोई भी परख नहीं थी। रात बहुत हो चुकी थी और हम मुंबई पहुंच चुके थे, लेकिन चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और इसीलिए सबसे पहले तुम अपने पापा से बात करके उन्हें बता दो कि तुम सही सलामत हो और किसके साथ हो। मैंने चंचल को अपना फ़ोन दिया और उसने अपने पापा से रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगी। उसके पापा ने उसे माफ़ भी कर दिया और उसने बता दिया कि वो मेरे साथ रुकी हुई है। मैंने उसके पापा को अपना एड्रेस दिया ताकि अगले दिन आकर वो अपनी बेटी को वापस ले जाएं। अगले दिन जब चंचल के पापा आए तो वो मेरे पैर छूने लगे। वो बोले कि तुमने एक बड़ी बहन की तरह मेरी बेटी का ख्याल रखा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे चंचल की बड़ी बहन भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। मैंने चंचल से उसका एड्रेस ले लिया। चंचल ने कहा कि आप मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। इसके बाद वो अपने पापा के साथ वापस लौट गई। कुछ समय के बाद मुझे एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें एक दूसरे कैरेक्टर के लिए एक कम उम्र लड़की की ज़रूरत थी। मुझे चंचल के सपने के बारे में याद था और इसीलिए मैं तुरंत ही उसके घर पहुंच गई। मैंने जब उसे फिल्म की पेशकश की तो वो तो खुशी से उछल पड़ी थी, लेकिन उसके पापा बहुत डरे हुए थे। पर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मेरे होते हुए चंचल के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब इतने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ कि सब के बारे में अच्छे से जानती हूँ कि कौन कैसा इंसान है। और फिर जब चंचल को मैं लॉन्च करूँगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं है जो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मेरे समझाने पर चंचल के पापा मान गए और आज चंचल काफ़ी सारी फिल्में साइन कर चुकी है और धीरे धीरे वो भी एक बड़ी हीरोइन बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।